गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने रोड सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसके मार्क्स वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सेम जो इसके चैप्टर था सेक्शन ए में वर्ल्ड परिवहन, विश्व परिवहन, वो हटा दिया गया है, तो इसमें इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले बेटा अपन बात करेंगे भारत में रेलों के विकास के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेल परिवहन की। चलिए, तो भारतीय रेल देश की सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाओं के विकास में सहयोग करने वाला मुख्य माध्यम है। रेल परिवहन राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने और उसे बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। तो भारत में रेलों के अपन विकास की बात करें तो भारत विश्व की जो सबसे पहली रेल थी वो 1825 में चलाई गई थी इंग्लैंड में। अब अपन बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में भारत की रेल सबसे पहले चलाई गई थी। जिन क्षेत्रों के बीच में चलाई गई थी वो जगह थी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर लंबी थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज भारतों पर अपने प्रशासन की पकड़ मजबूत बनाने, विदेशी आक्रमणों से मदद पहुंचाने तथा इंग्लैंड के हितों को साधने के लिए रेल मार्गों का तीव्र गति से उन्होंने विकास किया, सड़क मार्गों को छोड़ दिया। विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरे स्थान की रेल प्रणाली हो गई। 31 मार्च 2015 के अनुसार भारतीय रेलवे के पास 10,822 इंजन है। इनमें से 43 इंजन भाप के हैं जो केवल शो के लिए या कभी कभार चलाए जाते हैं। 5,714 डीजल इंजन है और 5,065 विद्युत इंजन है। देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,112 है। भारतीय रेलवे में 13.26 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। रेलों की प्रशासन व्यवस्था। भारतीय रेलवे का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सन 1949 में देश में 9 राजकीय और 28 देशी रियासतों के लिए रेल चलती है, जिनका 1950 में राष्ट्रीयकरण कर 6 रेल मंडल बनाए गए थे। 1966 के अधिनियम के द्वारा 9 रेल मंडलों में इसको विभक्त किया गया था। भारतीय रेलवे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और रेल मार्गों का जाल निरंतर सघन होता जा रहा है, जिसके कारण यात्री एवं माल का आगमन में तीव्र वृद्धि होने से रेल मंडलों के पूर्व गठन की व्यवस्था या आवश्यकता महसूस की गई। 1 अप्रैल 2003 में 16 मंडल कार्यशील थे। तो 25 दिसंबर 2010 को जोन की घोषणा है। इसके अंतर्गत एक ही जोन डिवीजन है जो कि रेल मेट्रो का बनाया था। भारतीय रेल के वितरण की अपन बात करें तो भारतीय रेलों का वितरण असमान है। कहीं दूर दूर तक रेल मार्ग दिखाई नहीं देते तो कहीं सघन जाल फैला हुआ है। सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र भारत के उत्तरी मैदान के अमृतसर से कोलकाता के मध्य देश का आधा रेल मार्ग का जाल है बिछा हुआ है, और ये इसका जो सेंटर है वो दिल्ली है। दक्षिण भारत में रेल मार्गों का वितरण पठारी और विषम धरातल होने के कारण रेल मार्गों का यहाँ पर समुचित विकास नहीं हो पाया है। विरल रेल मार्ग वाले क्षेत्रों में राजस्थान, हिमाचल क्षेत्र, उत्तर पूर्व की पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग का विकास नहीं हो पाया है, और भारत सरकार धीरे धीरे करके उन क्षेत्रों में भी रेल मार्ग का विकास कर रही है। अभी जब आप 2021 के बाद में, यानी इस कोरोना काल के बाद में, तो भारत सरकार के हर क्षेत्र के नए आंकड़े आएंगे, भले वो जनसंख्या के हो, डेवलपमेंट के हो, रोड मार्ग के हो, काफी कुछ चीजें देखने को मिलेगा आपको।
क्योंकि पिछले 5-7 सालों में काफी कुछ काम हुआ है इन परिवहन के क्षेत्र में। भारतीय रेल का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्यों को बिंदुवार वर्णित किया गया, जिससे सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। ये ट्रेन रेल मंत्री ने 5 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली में है, से रवाना किया, जो आगरा कैंट तक पहुंचने का जो इसका डिस्टेंस है 187 किलोमीटर है, और ये इसको कंप्लीट करेगी मात्र 100 मिनट में। 100 मिनट मतलब हो गया 100 मिनट का 1 घंटा 40 मिनट। ये रेलगाड़ी देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। इस रेलगाड़ी में सुरक्षा के साथ साथ में परिचायिकाएं भी होंगी, जैसे एयरप्लेन में, मतलब एरोप्लेन में अपन देखते हैं ना बेटे, एयर हॉस्टेस होती हैं, ऐसी यहाँ रेल हॉस्टेस होंगी हर डिब्बे में। वाईफाई के साथ ही आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होगा। फिर नेक्स्ट ट्रेन है शान पंजाब। जो नेक्स्ट है शान पंजाब, ये जो है ये अमृतसर से दिल्ली के मध्य चलेगी, जिसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2016 को हुआ था। इसमें 21 कोच होंगे और सब में कैमरे लगे होंगे। नेक्स्ट जो ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस। देखो जैसे कि नाम से दिख रहा है, हिम मतलब कहां, जम्मू कश्मीर, तो ये चलेगी बेटा जी जम्मू तवी से। और सागर कहां पे है, कन्याकुमारी, तो ये भारत के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से मिलाएगी। ये देश की सबसे लंबी ट्रेन होगी, जो कि 3,729 किलोमीटर 3,729 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी। हाईएस्ट डिस्टेंस वाली ट्रेन होगी ये। फिर टेल्को ट्रेन, ये 2 मार्गों पर चलाने का योजना है। दिल्ली मुंबई लगभग 1385 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर यह टेल्को ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर रखी गई है। 2016 के अंत तक इसका शुरू करने की योजना है। दोनों स्टेशनों के अतिरिक्त कोटा में ही रुकेगी। ट्रायल अगस्त 2016 में पूरा हो चुका है। फिर मथुरा पलवल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारत में बुलेट ट्रेन, भारत मुंबई अहमदाबाद रेलमार्ग के बाद सरकार ने दिल्ली से 3 और शहरों तक बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दिल्ली से लखनऊ 506 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 45 मिनट में, यानी 506 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे 43 मिनट में पूरा किया जाएगा। ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी। दिल्ली से बनारस 782 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे 40 सेकंड में पूरी की जाएगी। अनुमानित खर्चा 43,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली कोलकाता 1,513 किलोमीटर 4 घंटे 56 मिनट में पूरा तय होगा। अनुमानित खर्चा 84,000 करोड़ रुपए होंगे। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थापित करने की 25 जनवरी 2016 के रेल बजट में घोषणा की गई है। विश्व विरासत में भारतीय रेल, माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में शुरू की गई है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में शामिल किया गया है। कालका शिमला रेलवे 2008 में शामिल किया गया है। और फ्रंट कॉरिडोर परियोजना भारतीय रेलों की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने का परिचालन किया गया। जैसे कि अपना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना, ठीक उसी प्रकार की रेलवे परियोजना है। फिर अपन बात करेंगे कोंकण रेलवे परियोजना, जो हिंदुस्तान में विश्व की एक इंपॉर्टेंट रेल रूट है। तो देश के समृद्ध पश्चिमी तटीय क्षेत्र प्रदेश 26 जनवरी 1998 तक रेल सेवा से वंचित था। उबड़ खाबड़ धरातल, जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियों की घाटियों
ही रेल मार्ग बनाना नामुमकिन सा था। भारतीय इंजीनियरों ने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिया। वहीं यही मार्ग मुंबई के निकट रोहा से मैंगलोर तक 760 किलोमीटर लंबा है। मार्ग में 2000 पुल है, जिसमें 179 बड़े तथा 91 सुरंगें। एक सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। शरावती नदी पर पुल 2065.8 मीटर लंबा है। मेट्रो रेल, भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन के साथ हुआ है। इसके पश्चात दिल्ली मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, जयपुर मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है। यह अंत्य नगरीय द्रुतगामी यानी हाई स्पीड ट्रेन होती है। मोनोरेल, देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 में शुरू की गई थी। अब अपन बात करेंगे बेटा जी वायु परिवहन की। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बारे में अपन बात करेंगे। वायु परिवहन, तो वायु परिवहन का सबसे तीव्रतम और आधुनिकतम और सबसे महंगा साधन है। ये विशाल क्षेत्र, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के मध्य अत्यधिक दूरियों को शीघ्रता से पार करने के साथ वायु परिवहन ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके साथ ही दुर्गम दूरस्थ स्थानों पर पहुंच और प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु उच्चतम व्यवस्था है। भारत में इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी की गई थी। 1911 में इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद के पास ही जगह पड़ती है नैनी, वहां तक की गई थी। लेकिन इसकी वास्तविक विकास प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ है। देश में भारत में वायु परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमान प्राधिकरण को है। प्राधिकरण 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित 97 घरेलू हवाई अड्डों पर 25 नागरिक विमान टर्मिनलों द्वारा 127 हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। भारत द्वारा 57 देशों के साथ इसकी वैमानिक समझौते भी हुए हैं। वो हमारे एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनके एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में हम उनके आकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारों का भी। 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सभी कंपनियों के 2 नवनिर्मित निगमों इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के अंतर्गत कर दिया गया था। इसके बाद में वायुदूत व पवन हंस लिमिटेड अंतर्देशीय वायु परिवहन हेतु स्थापित किए गए थे। 1 मार्च 1994 को इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु अब सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया के विलय के पश्चात द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडियन लिमिटेड नामक कंपनी गठित की गई थी। लेकिन यह कंपनी एयर इंडिया के नाम से ही अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अब अपन बात करें एयर इंडिया की जो वायु मार्ग है अपने, तो कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, काहिरा, रोम, उसुल्फ, जेनेवा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जाते हैं। पूर्व में रंगून, हांगकांग, शंघाई, पेनिंग, सियोल और टोक्यो। फिर अपन बात करें जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भारत में हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसमें जुलाई 2012 में जोधपुर हवाई अड्डे को भी ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित करने की अनुमति मिल गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तात्पर्य होता है ऐसे हवाई अड्डे जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्लेन टेक ऑफ होता है उस समय काफी फ्यूल जलता है, उस फ्यूल की वजह से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कंट्रोल करने की एक प्रोसेस है। पूर्वोत्तर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट MI ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण की योजना बनाई है। सिक्किम में वेरीगांव हवाई अड्डा 309.46 करोड़ लागत से कार्य शुरू हो चुका है। चेतु नागालैंड में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भारतीय हवाई अड्डे को अपन 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, इनमें दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जिसे दमदम हवाई अड्डा भी कहते हैं, मुंबई का सांताक्रूज जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं, चेन्नई का मीनामक्कम हवाई अड्डा और अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर। बड़े हवाई अड्डे जिनमें जयपुर, लखनऊ, नागपुर, बनारस, अगरतला जैसे हवाई अड्डे शामिल है। मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे जिनमें इलाहाबाद, वारंगल, भुवनेश्वर, भुज, गया, गोरखपुर शामिल है। छोटे हवाई अड्डे जिनमें अकोला, सतना, शोलापुर, जोधपुर, जबलपुर, बिलासपुर, झांसी आदि हवाई अड्डे शामिल है। हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं, भारत का क्षेत्रफल बहुत विशाल है तो लंबे चौड़े क्षेत्रफल को कवर करने के लिए ज्यादा की जरूरत पड़ती है। भारत की
इसके लिए विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर है। वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम अपने यहाँ उपलब्ध है। वायुयान निर्माण का तकनीकी ज्ञान भी अब देश में उपलब्ध है। हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल और कठोर भूमि भी अपने यहाँ उपलब्ध है। देश की विशाल जनसंख्या, देश का आर्थिक विकास, देश का विशाल पर्यटन उद्योग, ऐसे अनेक कारक हैं जो इस परिवहन के साधन के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि वायु परिवहन का विकास भारत में होता रहे। आपको जो अच्छे तरीके से याद करना है आ सकता है भारतीय राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016। तो घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 15 जून 2016 को घोषित की गई थी। इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित बिंदु हैं। नागरिक उड्डयन के मामले में देश को 2022 तक 9वें से तीसरा बड़ा बाजार बनाना, वर्तमान भारत का 9वां स्थान है। यात्री आय को देखें, घरेलू टिकटों को 2015 में 8 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ तक का लाना लक्ष्य है। वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की संख्या 2016 में 77 से बढ़ाकर 2019 तक 127 करना, मालवाहक सामान की मात्रा को 4 गुना 2027 तक 10 मिलियन टन करना, विमान सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक लाना, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों व हेलीकॉप्टर अड्डों पर विकास करना, 2025 तक गुणवत्ता प्रमाणन में 3.3 लाख कुशल कर्मियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, लचीला एवं मुक्त ओपन स्काई पॉलिसी व कोड शेयरिंग में समझौते करना, नियमों में ढील, आसान प्रक्रिया, ई गवर्नेंस द्वारा व्यापार को सुगमता करना, नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन करना। उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद में जो प्रावधान किए गए उनमें 1 घंटे तक की उड़ान के लिए टिकट का मूल्य 2,500 रुपए तक, आधे घंटे के लिए 1200 रुपए तक सीमित रखने को कहा गया है। इसके लिए विमान कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा 80 और 20% के अनुपात में वहन की जाएगी। साथ ही कुछ अन्य सुधार भी किए जाएंगे। ये भारत की प्रथम उड्डयन नीति के लक्ष्य हैं।